नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सबसे बड़े न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और काम की खबरें। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी काम की जानकारी छूट ना पाए। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले आपको देश में फैली चीनी महामारी के ताजा आंकड़ों के बारे में बता देते हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में 60,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस वायरस की वजह से पिछले 24 घंटों में 700 से अधिक लोगों की देश भर में मौत हो चुकी है। इसके साथ ही देश भर में वायरस के कुल मामलों की संख्या 16 लाख के पार पहुंच चुकी है, जो कि एक बेहद ही दुख की खबर है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की तरफ है, लेकिन इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको मिलती रहे ऐसी काम की खबरें समय समय पर। लद्दाख से सेना वापस बुलाने वाले चीन ने अब हिमाचल प्रदेश की सीमा में जमाया अपना डेरा। लद्दाख में LAC पर चीन के साथ हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद में लगातार दोनों देशों की सेनाओं के बीच में तनाव चल रहा था और इस तनाव को कम करने की संपूर्ण कोशिशें अभी की जा रही है। लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि चीन हिमाचल प्रदेश से लगती सीमा पर सड़क का निर्माण कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के किन्नू चारंग के अंतिम सीमावर्ती गाँव है। किन्नू चारंग के ग्रामीण ने चीन क्षेत्र में रेकी की और उसके बाद में उन्होंने दावा किया है कि पिछले 2 महीने से चीन ने भारत से सटे सीमावर्ती इलाके में करीब 20 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर रहा है। लगातार चीन भारत से सटे सीमावर्ती इलाकों में सड़क का निर्माण करके अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है, लेकिन भारतीय सेना के द्वारा चीन को लगातार करारा जवाब मिल रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है वो बातचीत से सुलझ जाएगा या फिर यह विवाद युद्ध से सुलझेगा? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद में भारत के खिलाफ अब चीन अफगानिस्तान को भी उकसा रहा है। भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले महीने बनी तनावपूर्ण स्थिति के बाद में भले ही चीन अब शांति का हवाला दे रहा है, उसका रवैया देखकर संकेत मिल रहा है कि वह एशिया में भारत को छोड़कर बाकी पड़ोसी देशों के साथ ही अपने संबंध मजबूत करना चाहता है। इसका इशारा सोमवार में हुई एक वर्चुअल मीटिंग में मिला, जिसमें चीन के साथ साथ अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान तो शामिल ही थे, लेकिन भारत वहां पर नदारद था। यहाँ तक कि चीन ने अफगानिस्तान और नेपाल को आयरन बर्दर को पाकिस्तान जैसा बनाने के लिए कहा। साथ ही चीन के संबंध लगातार ज्यादातर देशों से खराब हो रहे हैं, इसलिए कुछ देशों को चीन अपने पक्ष में कर रहा है और भारत के खिलाफ उकसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत को अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस जैसे बड़े देशों का लगातार साथ मिल रहा है, जिससे भारत को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि चीन लगातार पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन की यह कोशिश नाकाम साबित होती दिख रही है। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है। ओवैसी ने राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर PM मोदी को दी चेतावनी, जानिए क्या कहा। सदियों से चले आ रहे विवाद के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर का झगड़ा सुलझा दिया, लेकिन इसको लेकर अब नए सिरे की जो राजनीति है वो शुरू हो चुकी है। दरअसल असरुद्दीन ओवैसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम में जाने को लेकर सख्त आपत्ति जताई है। ओवैसी ने दलील दी है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए PM मोदी इस कार्यक्रम में नहीं जा सकते। इतना ही नहीं, ओवैसी ने कहा कि इसी बहाने एक बार फिर से बाबरी ढांचा गिराए जाने का जिक्र छेड़ दिया है। जाहिर है कि ओवैसी के ताजा बयान पर एक बार फिर से राजनीतिक बहस छिड़ सकती है। यह कार्यक्रम 5 अगस्त को आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भी केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्री और भाजपा संघ के कई बड़े नेता और पदाधिकारी शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे और भूमि पूजन करेंगे। दोस्तों, ओवैसी के द्वारा उठाया गया यह मुद्दा गलत है या सही है, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल के जो भी मुस्लिम व्यूअर है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि उन्हें अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई आपत्ति है या नहीं है। जो भी मुस्लिम व्यूअर है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है। काबू में नहीं है कोरोना संक्रमण, राज्य की रेलवे से अपील, अभी नहीं चलाए कोई भी स्पेशल ट्रेन। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसका असर रेलवे के ट्रेन ऑपरेशन पर भी हुआ है। 5 राज्यों के रेलवे ने कोई भी नई ट्रेन न चलाने की अपील की है। वहीं मैं आपको बता दूं कि मौजूदा स्थिति में कई जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो भी रद्द कर दी गई है।
पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड जैसे राज्यों ने रेलवे से अपील की है कि वो फिलहाल कोई भी स्पेशल ट्रेन न चलाए। सूत्रों के मुताबिक राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए फिलहाल गृह मंत्रालय भी रेलवे को कोई भी नई स्पेशल ट्रेन चलाने की मंजूरी नहीं दे रहा है। इससे पहले रेलवे देश भर में करीब 90 स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बनाई थी, जिसकी मंजूरी के लिए इसे गृह मंत्रालय के पास भेजा गया था। दरअसल इन राज्यों में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कई राज्यों का मानना है कि ट्रेनें चलाने से कोरोना पर जो कंट्रोल करना है वो मुश्किल हो जाएगा। झारखंड ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनके जो 50% मरीज है वो बिहार से आए हैं और बिहार की वजह से उनके राज्य के 50% मरीज संक्रमित हुए हैं। झारखंड राज्य ने पटना और रांची के बीच चलने वाली जन शताब्दी ट्रेन को भी रद्द कर दिया है। साथ ही ममता बनर्जी सरकार ने 27 जुलाई को बंगाल से चलने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और 29 जुलाई को पश्चिम बंगाल से चलने वाली सारी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 59 चाइनीज ऐप बैन करने के बाद में भारतीय सरकार ने एक बार फिर की चीन पर डिजिटल स्ट्राइक और 47 ऐप और बैन किए, जिसके बाद में भड़के हुए चीन ने दिया यह खतरनाक बयान है। चीन दूतावास के प्रवक्ता जीरोंग का कहना है कि भारत के इस फैसले से चीनी कंपनियों को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है उसका जिम्मेदार भारत है। भारत को अपनी गलती सुधारते हुए चीनी कारोबारियों और विदेशी निवेशकों के अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए। भारत जानबूझकर ऐसा कर रहा है। उन्होंने भारत को चेतावनी दी है। चीनी सरकार ने कहा है कि हमने हमारी कंपनियों को चीनी इंटरप्राइजेज और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की पालना करने के लिए कहा है और वो अपने नियमों की पालना कर रहा है। उसके बाद में भी भारत लगातार चीन के जो ऐप है उनको बैन कर रहा है, जिस पर हम कड़ी आपत्ति जताते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कड़ी आपत्ति जताने से कुछ भी नहीं होगा। भारत सरकार द्वारा लगातार लोगों की जो सुरक्षा और प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए लगातार चाइनीज ऐपों को बैन कर रही है और अभी भी 247 चाइनीज ऐप इसके घेरे में और जल्दी बैन हो सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम पबजी का है और पबजी मोबाइल भी इंडिया से बैन हो सकता है, क्योंकि सुरक्षा प्राइवेसी को देखते हुए भारत सरकार इन सभी ऐपों को जल्द से जल्द बैन कर सकती है। दोस्तों, आपको भारत सरकार का यह कदम कैसा लगा, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ। गैस सिलेंडर बुकिंग में हुआ बड़ा बदलाव। अगले महीने से सिर्फ इस तरह की जाएगी बुकिंग। आप इंडियन ऑयल के उपभोक्ता है तो आपके लिए बहुत ही अहम खबर है। अगले माह से सिलेंडर बुकिंग सिस्टम पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगा। फिलहाल उपभोक्ताओं की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन की सुविधा भी दी गई थी। इसे लेकर वितरक को सूचना भेजी जा चुकी है। सूचना में कहा गया है कि सीबीएल के वितरण की पुष्टि बंद कर दी जाएगी। केवल मोबाइल वितरण ऐप से ही अनुमति दी जाएगी और डिलीवरी ऑथराइजेशन कोड ओवरराइट विकल्प भी उपलब्ध नहीं होंगे। डिलीवरी की पुष्टि केवल डीएसी के साथ की जाएगी। वितरक को तैयारी के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है। इनमें मोबाइल नंबरों की सीडिंग, रिफिल बुकिंग, एसएमएस और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से केवल पंजीकृत मोबाइल नंबरों को अनुमति दी जाएगी। इसलिए जिस ग्राहक के पास सीबीएल में पंजीकृत मोबाइल नंबर नहीं है या किसी अन्य के मोबाइल नंबर से सीबीएल में रखा गया है जो उसके पास नहीं है, तो ऐसे ग्राहक डिजिटल बुकिंग विकल्पों में रिफिल बुक नहीं कर पाएंगे। वितरकों को ऐसे सभी ग्राहकों से संपर्क करने के लिए कहा है जिसके लिए ग्राहक मास्टर में पंजीकृत मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है और सिस्टम में सीडिंग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिसके पास पंजीकृत मोबाइल नंबर पास नहीं है उसको ऑनलाइन बुकिंग के जरिए गैस सिलेंडर नहीं दिया जाएगा और जिसके पास में जो रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकृत मोबाइल नंबर है वो उनके पास है तो उनको गैस सिलेंडर ऑनलाइन बुकिंग के द्वारा मिल जाएगा और बाकी सभी को ऑफलाइन बुकिंग के माध्यम से मिल पाएगा। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ। एयर मार्शल बोले, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो आज हमारे पास 5 शक्तिशाली राफेल न होते। एयर मार्शल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राफेल विमानों को खरीदकर बहुत ही अच्छा काम किया है। इससे देश की सैन्य शक्ति में इजाफा होगा और राफेल लड़ाकू विमान एक नए युग का विमान है जो कि दुश्मनों को तबाह करने में काफी माहिर है। साथ ही पाकिस्तान के पास जो लड़ाकू विमान है उनकी तुलना में राफेल बहुत ही ज्यादा ताकतवर फाइटर जेट है, जिसकी तुलना पाकिस्तान के लड़ाकू विमान F-16 से करना बिल्कुल ही गलत होगी, क्योंकि जो राफेल विमान है वो नए युग का विमान है और काफी आधुनिक विमान है जो कि दुश्मन को तबाह करने में काफी माहिर है। दोस्तों, आप भी यदि राफेल डील से खुश है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा
और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है। 3 अगस्त तक इन राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, नई दिल्ली, चंडीगढ़, बिहार, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत देश के कई क्षेत्रों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जारी है। दोस्तों फिलहाल की न्यूज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी ऐसी हमारी महत्वपूर्ण खबरें जानना चाहते हो तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास वाले बेल आइकन पर दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट न्यूज वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे